दोस्तों, जहां हमारी फहरिस्त में संजीदा शायर, सीरियस लिखने वाले मौजूद हैं, वहीं एक बहुत बड़ा नाम हास्य कवि, तंज़ो मिज़ा का एक ऐसा शायर मौजूद है, एक ऐसा कवि मौजूद है कि जिसको हिंदी में मिज़ा लिखने और हिंदी में कॉमेडी लिखने का एक बड़ा असर है, जिसके कलम में वो ताकत है। चूँकि ये बहुत आसान लगता है मिज़ा की शायरी करना, हास्य कविताएं लिखना, लेकिन उसके दिल से पूछिए, जो इंसान की हकीकतों को, इंसान की सच्चाइयों को मजाक में ढालकर उसे सच्चाई का आईना दिखा दिया करता है। तो मैं बड़े अदब के साथ कि रास्ते जाम करके छोड़ेगी, रास्ते जाम करके छोड़ेगी, रास्ते जाम करके छोड़ेगी, प्यार को आम करके छोड़ेगी, और ख़ुद तो बदनाम हो गई मुन्नी, सबको बदनाम करके छोड़ेगी। तो आइए मैं कपिल जैन साहब को बहुत बहुत मोहब्बतों के साथ आवाज़ दे रहा हूँ कि गज़ल बनकर मेरे होठों से तुम इरशाद हो जाते, गज़ल बनकर मेरे होठों से तुम इरशाद हो जाते, क़यामत तक मेरे नग़मे जहाँ को याद हो जाते। और बहुत इतरा रहा है आगरा में ताज जमुना पर, हमें गंगा जो मिल जाती तो इलाहाबाद हो जाते। ज़ोरदार तालियों के साथ कपिल जैन साहब का स्वागत कीजिए, इस्तकबाल कीजिए। 3-4 बार निवेदन किया गया, जो प्रवेश द्वार के पास सम्माननीय गण महानुभाव खड़े हैं, वे कृपया बैठ जाए, मगर आप मान नहीं रहे। अब आप रात भर भी खड़े रहे तो अकाउंट में 15 लाख तो आने से रहे, तो उससे बेहतर है कि बैठ ही जाओ। बधाई देना चाहता हूं दरगाह कमेटी को एक शानदार आयोजन के लिए। सम्माननीय नानक भाई की उपस्थिति में सम्माननीय साजिद भाई, जिनसे बहुत पुराने हमारे रिश्ते हैं, ऐसे मंच पर मौजूद है, नौशाद भाई, अनीक भाई, और जिन्होंने बुलाया डॉक्टर खालिद साहब और जावेद भाई, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। दरगाह कमेटी को विशेष तौर से धन्यवाद, उन्होंने बड़ा फूलों से स्वागत किया। मैंने दरगाह कमेटी को पूछा भी, मैंने कहा फूलों से ही क्यों किया? बोले कपिल भाई, फूलों का अपना अलग महत्व होता है, ये मरीज के सामने रख दो, ठीक हो जाए तो शुभकामनाएं, नहीं तो काम में आ जाते हैं। हाँ, वाह। तो आप वही दूर का सोचने वाले। और मैं तो हमेशा बडनेरा के मुशायरे में लगातार अनीक सर ने बुलाया, और मैंने हमेशा कहा कि मैं बड़ी बारीक बात करता हूँ, और कभी कभी तो इतनी करता हूँ कि खुद ही नहीं समझ पाता, तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। हालांकि देश की स्थितियाँ अनीक भाई ऐसी हो गई कि मन की बात करने वाले के बारे में बात करने का ही मन नहीं होता। वाह। मेरे पूरे काव्य पाठ में मैं एक भी शेर नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि पिछले 3 दिनों से सारा झमेला शेरों को लेकर ही हो रहा है इस देश में। हाँ, सारा झमेला उनको ही लेके। वो तो खुद ही उस जगह पे खड़े होने वाले थे, बोले मैं क्या शेर से कम हूं, मगर फिर जी जी हालांकि मन की बात करने वाले के बारे में बात करो तो हार तो मिल ही जाता है, ये भी उतनी सच्ची बात है। हाँ, वो शेरों की बात कर रहा था। अशोक स्तंभ वाला मामला नए संसद भवन पे चला, वो तो खुद ही खड़े होने वाले थे, मगर फिर सोचा वो खड़े रहे तो विदेश कौन जाएगा। तो इन स्थितियों के बीच में आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ। कैमरे वाले भैया को विशेष प्रणाम। ये दुनिया का एकमात्र आदमी है जो 1 घंटा भी एक आंख से देखे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। हाँ, अब निवेदन कितने बार करने के, जो पीछे है यार बैठ जाओ या सामने आ जाओ। हालांकि मैं जानता हूं दूसरों की गाड़ियों पर आए हो, बोले जमा तो ठीक,
नहीं तो वहां से वहां निकल लेंगे। मगर आ जाओ यार, इनमें बैठो। जब पुरुषों में बैठना है तो चॉइस का तो मामला ही नहीं है, कहीं भी आकर के बैठ सकते हैं। और वैसे भी मोदी जी ने सारी धाराएं हटा दी, तो इस देश में अब कुछ भी हो सकता है। मगर इस जिम्मेदार मंच पे कहना चाहता हूं कि पहले इस देश में हंसी आती थी, अब इस देश पे हंसी आती है। स्थितियां जो ऐसी हो गई है, कहीं ना कहीं सोचने वाली बात हो गई है। और जो कवि होते, शायर होते, सोचने का काम करते हैं। बढ़िया मंच लगा हुआ है, यहाँ से लेके आप वहाँ तक देख रहे हो, तो आपको एक बात का तो पक्का यकीन हो ही जाता है कि कुछ दवाइयाँ एक्सपायरी डेट के आगे भी चलती रहती है। अपन आयुर्वेदिक है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं अपने को। जहाँ तक आपकी तालियां अपने साथ है, अपन वहाँ तक चलने वाले कवि है, इसलिए बजा दो। वो तो मेरे कवि मित्र की शादी हो गई, शायर की सुहागरात का मामला था, पत्नी के पास गया, 3-4 मोहब्बत के गीत सुनाए, पत्नी शर्माई। मेरा दोस्त बोले शर्मा मत, ताली बजा। है ना, जब वो वहां मांग सकता है तो अपन यहाँ मांग ही सकते हैं। और तालियां हमारे लिए उतनी जरूरी है जितना मोदी जी के लिए अमित शाह। इसलिए बजाते रहोगे तो अच्छा लगेगा और काम चलता रहेगा। बढ़िया सरवर भाई ने नात के साथ में शुरुआत की, बहुत अच्छी आवाज़ उनकी है, मेरी भी बुरी नहीं है। बचपन में पिताजी को गा के सुनाया था, पिताजी बोले यार तू तो रेडियो पे गाया कर। मैंने कहा पिताजी हौसला दबजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी बोले काया का धन्यवाद, रेडियो को कम से कम बंद करते आता है। मैंने समझ लिया मैं कितना अच्छा गाता हूँ, मगर हिम्मत कम नहीं होने दी। कॉलेज के दिनों में 2-2 पुरस्कार अपने को मिले एक गाना शुरू करने के लिए। मगर हिम्मत फिर भी कम नहीं हुई। बड़े होकर के सीधे यार रहमान के पास चले गए, उनको गाना गा के सुनाया। रहमान बोले यार तुमको सुन के तो विराट कोहली की याद आ गई। मैंने कहा दादा वो थोड़ी गायक है। रहमान बोले तुम भी कहाँ हो। ये स्थितियां। मगर हद तो तब हो गई जब रात के 2:30 बजे पड़ोसी ने घर पे गाने के लिए बुला लिया। मैंने कहा तेरे पड़ोसी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। बोले उनका क्या है, उनका भी कुत्ता रात भर भौंकता है। कभी मैंने कुछ कहा है क्या। ये स्थितियां। मगर हिम्मत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आप देखते हो, टीवी लगाते हो तो 10 चैनल लगाओ तो 12 पर कंपटीशन चलती रहती है। सुर संग्राम, इंडियन आइडल, सारेगामा पधनिसा, जी न्यूज। अंजुम साहब बैठे, उन्होंने मुझसे सवाल किया, बोले यार तू गाने की प्रतियोगिताओं की बात कर रहा, इंडियन आइडल ठीक है, सुर संग्राम ठीक है, सारेगामा ठीक है, ये जी न्यूज को बीच में क्यों फंसाया। मैंने कहा अंजुम भाई उस चैनल पर भी तो रात दिन किसी के गुण ही गाए जाते हैं। आलम निजामी। बात तब जाके करनी पड़ी। कितने अच्छे आयोजन होते थे, कोरोना ने सारे मिट्टी में मिला दी। किसी के बाप को पता नहीं था कोरोना के पहले सैनिटाइजर क्या होता है। बडवाइजर मालूम था। ये वहीं से हंसाई जो गोत्र वाले हैं, बोले बडवाइजर इनको ही मालूम है। अनेक भाई जिम्मेदार टिप्पणी करना चाहता हूं कि सैनिटाइजर लगा लगा के हाथ की सारी रेखाएं धुंधली हो गई, बस एक रेखा गहरी हो गई जिसको गरीबी की रेखा कहा जाता है। सरकार कहती रही ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हमने सरकार से पूछा क्या बात कर रहे हो, ऑक्सीजन की कमी थी तभी तो लोग मरे। सरकार बोली अब जो मर गए उनसे तो पूछ नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है, मगर जो ऑक्सीजन की तलाश में थे उनका, बोले उनका क्या है, तो उन्हें तो सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। वाह। तो ये कोरोना ने सारे मामले इस प्रकार से बिगाड़ दिए। 4 मिसरे यहां पर देना चाहता हूं कि कैसे कहे गुनाह में शामिल नहीं रहे, कैसे कहे गुनाह में शामिल नहीं रहे, जो अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे,
और जिनको बिठाने सर पे कंधे हजार थे उनको भी 4 कंधे हासिल नहीं रहे। वाह। जिनको बिठाने सर पे कंधे हजार थे उनको भी 4 कंधे हासिल नहीं रहे। ऐसी ऐसी स्थितियां हमने कोरोना काल में भुगती है। मगर जब इतने बार, मैं तो कोरोना काल के बाद पहली बार इतने लोग एक साथ देख रहा हूं। तो आदमी देख ही नहीं पा रहा था लोगों को। मैं संगीत की बात कर रहा था। एक जमाना था, आरिफ भाई, मोहम्मद रफी गाते थे, किशोर कुमार गाते थे, उनके गाने में से हनी टपकता था। अब हनी सिंह गाता है तो शराब टपकती है। 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का। अगला पीने की बात को कितने गर्व के साथ कह रहा है। वो तो 25-30 साल पहले शब्बीर कुमार ने गाया था, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। कोई कारण तो था, यहां तो काम मेरा रोज का। नो रीजन ऑल सीजन। अरे संगीत का पतन होगा तो होगा कहां तक, पतन की भी कोई सीमा तो फिक्स कीजिए। और दूध में पानी तो मिलाते हैं सभी, पर गंगा जल में शराब को ना मिक्स कीजिए। वो जो संस्कार थी, तहजीब थी, संस्कृति थी, सभ्यता थी इस देश की, वो कायम रहनी चाहिए। ऋषियों ने, मुनियों ने, औलियों ने, फकीरों ने, संतों ने जो किताबें आदमी को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए लिखे गई, उन्हीं किताबों के माध्यम से दूसरों को नीचा दिखाया जा रहा है। ये इस देश की स्थिति जो हो चुकी है, वाकई में चिंता वाली बात है। मगर मैं तो चिंता से मुक्त कराने के लिए मंगाया गया हूं। मैं तो बुलाया गया हूं ऐसा भी नहीं कहता, मैं तो मंगाया गया हूं। पूरा मंच बढ़िया है। एक ही हिंदी की कवियत्री मौजूद है, उनको भी प्रणाम करना चाहता हूं। हाँ, अकेली है मगर पूरी हिम्मत के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हर आदमी उसी शक्ति से डरा हुआ है। वो शक्ति का प्रतीक है, अपन सारे सहन शक्ति के प्रतीक है, इसलिए प्रणाम करना पड़ता। और कोई भी आदमी कितना भी होशियार हो जाए, अपनी घरवाली से तो हो ही नहीं सकता। सबके अपने अनुभव है। अपने आप को 30 मार खा बोलो, मगर कभी बाजार में सब्जी लेने के लिए जाओ और सब्जी लेकर के आओ, पत्नी एक ही कहती, तुमको तो अक्ल ही नहीं है। कुछ भी लेके आते हैं, कुछ भी लेके आते हैं, है ना, सबका अनुभव है। कुछ भी लेके आते, मुझे भी ऐसा ही कहा, बोले कुछ भी लेके आते। मैंने कहा तेरे को भी मैं ही लाया था। तब उसके मामला समझ में आया। देखिए, सदर मुशायरा जनाब सेठ साजिद साहब ने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया जनाब कपिल जैन साहब के लिए। चूँकि कपिल साहब जिस मौजू पर बोल रहे हैं, सच तो यही है कि वो बेशक इकली होती है, लेकिन जब उसको ब्याहने जाने पड़ता है तो वो लड़का यानी दुल्हा 200 आदमी लेके जाता है और वो वहाँ से इकली आती है। जाहिर है वो शेरनी होती है। जोरदार तालियां बजाइए आधी आबादी के लिए। जी कपिल जैन साहब। इस शेर को भी मालूम है वो शेरनी होती है। ऐसा कोई नहीं छूटा दुनिया में। मैंने कहा अपन ही लाए थे तेरे को भी, कुछ भी लेके आते, कुछ भी लेके आते। तो पत्नी ने समझ लिया, निपट गया क्या? इतना बोल के देखो घर पे। हाँ, थोड़ा वो तो पत्नी ने समझदार थी, समझ लिया कि अब मामला उस पे पलट गया है, तो उसने बात को पलटा दिया। बोले नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब तो ये था कि तुम बड़े भोले हो, तुमको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। मैंने कहा शुरुआत तो तुम्हारे पिताजी ने की थी। ये स्थितियां हो जाती है। साड़ियों की दुकान में आप अनुभव लेते हो, सारी आपके सिलेबस की बातें। साड़ियों की दुकान में अनुभव साजिद भाई आपने लिया, हमने तो लिया ही है, कईयों ने लिया है। 5 मिनट में हिमालय खड़ा हो जाता साड़ियों का। दुकान में जाओ तो फिर उसके नीचे से एक निकाली जाती है बड़ी मुश्किल से, और दुकानदार को पूछा जाता है इस प्रिंट में दूसरा कलर है क्या? हाँ, वाह। वो भी बेचारा परेशान।
निकालता है और दे देता है, उसमें आधा एक घंटा चला जाता। बोले कितने की? बोले 5,000 की। बोले हमेशा का डायलॉग फिर हमारा भी और हमारी मिसेस का भी, क्या भैया कुछ भी बोलते हो, आपकी दुकान में तो हम हमेशा ही आते रहते। वाह वो दुकानदार बोले क्या मैडम बात कर रहे, कल ही ओपनिंग किया है। वाह। तो ये सारी जो पारिवारिक स्थितियां है, इनसे आदमी को निपटना पड़ता। और आज की युवा पीढ़ी बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई है। एक ने तो बाबा आदम के जमाने का मोबाइल मेरे सामने रखा हुआ है। वो मतलब इससे फोटो खींच रहा कि मेरी खींच रहा, यही समझने का तरीका नहीं है। मगर पीढ़ी है आज की, वो तो बिल्कुल आराम से, हाँ इधर देख, सारा तेरी सिलेबस का है यहाँ से लेके। वो तो एक महाराज जी है गांव में, और एक बच्चे से पूछ लिया बेटा मंदिर जाने का रास्ता किधर है? बच्चा बोले बाएं जाके दाएं घूम जाओ, मंदिर आ जाएगा। महाराज जी बोले बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, शाम को वहां पे आना, मैं प्रवचन देने वाला हूँ। बच्चा बोले उसमें क्या होगा? बोले मैं स्वर्ग में जाने का रास्ता बताने वाला हूँ। बच्चा बोले आपको मंदिर का तो पता नहीं है। बोले आप कब स्वर्ग का बताओगे? बहुत अच्छा। बोले ये तो पता करो, तब जाके मामले होंगे, सारे निपट जाएंगे। इस देश में साहब प्रतीक्षा करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है हर बात के लिए। और इंतजार का जो दर्द है इस देश में, अडवाणी जी के बाद मैं ही जानता हूं। एक तो उन्होंने इंतजार के दर्द को भुगता, उनके बाद अपन नहीं भुगता। इस देश में प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कई पत्ते बाद में खुलते हैं। 30 साल पहले गोविंदा ने गाया था वो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, 2.5 साल पहले पता चला राधे माँ। तो आप इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, तो कई सारे मामले खुल जाते हैं। हाँ, और बच्चे बिल्कुल ये देश का भविष्य है, मगर कई बार हमारा वर्तमान खराब कर देते हैं। इसलिए पहले इनको प्रणाम कर लेना पड़ता है। मैं भी अध्यापन का कार्य करता हूँ, तमाम तरीके के अनुभव जो है मुझे भी आते हैं। वो तो मुझे याद आता है, एक बच्चे ने अपने दादाजी को देख लिया बालों को काला कलर करते हुए, और पूछ लिया, बोले दादाजी क्या कर रहे? दादाजी बोले बेटा उम्र को कम करने की कोशिश कर रहा। बच्चा अंदर गया और बाहर आया तो बालों को चूना लगा करके आया। दादाजी बोले तूने क्या कर लिया? पोते का उत्तर वाकई में सही, सभ्यता का, संस्कृति का उत्तर लगे तो यहां से लेके वहां तक ताली बजनी चाहिए। वो दादा ने पूछ लिया तूने बालों को चूना क्यों लगाया? तो पोते ने कहा दादाजी घर में कोई तो बड़ा होना चाहिए। राणा साहब की 4 मिसरे याद आते हैं कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए, और तलवार की मयान को कभी फेंकना नहीं, मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये घरों की मयाने हैं। ये जो बुजुर्ग होते हैं अपने आप में बड़ी बात होती है। और इस साहित्यिक अनुष्ठान में अपने समय का जो आप आहुति यहाँ पर दे रहे हो, इसके लिए आप प्रणम्य हो, आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। देखना गिरा मत देना मोमबत्ती। हाँ हाँ सुना, हाँ समय का है क्या? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, नानक जी ने सुन लिए वैसे भी, वो कोई दिक्कत नहीं जी। ये कविता के लिए आदेश दिया खालिद भाई ने, अमिताभ बच्चन के लिए लिखी, महानायक जिसे कहा जाता है। हम अगर टीवी पर, मैं पहले अमिताभ वाली कविता सुनाने से पहले ये भी निवेदन करते रहता हूँ कि मैं मन से वाला नहीं हूँ, मैंने सिर्फ कविता मन से लिखी है ना। हाँ, तब जाके मैं कहना चाहता हूँ, टीवी पर आप टीवी चालू करने के बाद अगर 20 विज्ञापन है ना, एडवर्टाइजमेंट देखते तो उसमें से 18 में अमिताभ बच्चन नजर आता है। इस उम्र में अमिताभ की जो व्यस्तता है, मैं उसकी व्यस्तता को प्रणाम करना चाहता हूं, मगर दुख तब होता है जब अमिताभ की व्यस्तता से किसी भी सामाजिक कार्य की खुशबू नहीं आती, सिर्फ व्यावसायिकता की बदबू आती है। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश की जनता ने तुम्हें सच्चा प्यार किया है, और इस सच्चे प्यार के बदले में उन्हें झूठे विश्वास मत दो, क्योंकि इस देश की जनता तुम में जो अभिनेता है उससे प्यार करती है, तुम में जो नेता है उससे प्यार नहीं करती। यहाँ से कविता को शुरुआत करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा है भाई। जिस कविता ने पहचान दी पूरे भारत में, वो कविता इस वलगांव के पावन मंच पर रखते हुए वाकई में गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आप सबको पुनः प्रणाम करना चाहता हूँ।
शुरुआत में तो हम बड़े खौफ में थे कार्यक्रम का क्या होगा, क्योंकि हम नजर आ रहे थे। ये हमको देख रहे थे, हम इनको देख रहे थे, सही है ना। हाँ। पीछे सर जी एक कार्यक्रम में चला गया, हाँ, 2500 लोग और मंच पे 2 ही शायर। मैंने आयोजकों से बोला, कमेटी वालों से, कैसी बात है यार, 2500 लोग आए हैं, मंच पे 2 ही शायर बैठा दिया, ऐसा कैसे? तो बोले दरअसल 2500 शायर है, सुनने वाले 2 ही थे तो मंच पे बैठा दिया। स्थितियां ऐसी भी हो जाती है। मगर कविता देना चाहता हूं कि उस दिन टीवी पर विज्ञापन देखा जिसमें अमिताभ ने कहा आइए जड़ से मिटाए पोलियो। अगले विज्ञापन में अमिताभ ने कहा पेप्सी पियो। उस दिन टीवी पर विज्ञापन देखा जिसमें अमिताभ ने कहा आइए जड़ से मिटाए पोलियो। अगले विज्ञापन में अमिताभ ने कहा पेप्सी पियो। हमने कहा यार ये तो हद हो गई व्यावसायिकता के कहर की, सिर्फ 2 बूंदे जिंदगी की और पूरी बोतल जहर की। सिर्फ 2 बूंदे जिंदगी की और पूरी बोतल जहर की। अमिताभ तुम कहते हो बोरो प्लस लगाओ, फटे होठों को सुंदर बनाओ, टेंशन अनिद्रा का खत्म करो खेल, रोज लगाओ नवरत्न तेल, कहते हो च्यवनप्राश खाओ जरूरत है। अरे तुम क्या खाद जानो हमें किन बातों की जरूरत है। तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से मोहब्बत है, या होठ नहीं जिंदगी फटी है। टेंशन अनिद्रा में सारी उम्र कटी है। हमारा पेट हाजमोला का नहीं 2 रोटियों का मोहताज है, और एवरीडे टॉर्च से दूर नहीं होगा, ऐसे अंधेरों का राज है। बहुत अच्छा। एवरीडे टॉर्च से दूर नहीं होगा, ऐसे अंधेरों का राज है। अमिताभ हमारा दर्द कभी चुटकियों में नहीं मिट पाता है। अमिताभ हमारा दर्द कभी चुटकियों में नहीं मिट पाता है। बस नए दर्द के आने पर पुराना हट जाता है। बस नए दर्द के आने पर पुराना हट जाता है। पत्नी ने कहा बोले बहुत दुनिया की महंगी जगह मुझे घूमने के लिए ले जाओ। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, पेट्रोल पंप पे लेके चला गया है कि नहीं। वाह। मैंने कभी लिखा था, वाह, गुलजार साहब कभी लिखा था कि पेट्रोल के दाम भी जैसे गरीबों के गम होते हैं। क्या कहने भाई। पेट्रोल के दाम भी जैसे गरीबों के गम होते हैं, बढ़ते हैं 10 और 2 कम होते हैं। वाह। बढ़ते हैं 10, नया आने पर पुराना हट जाता है। अरे तुम कहते हो रंग लगाओ दीवारों पर, अगर घर में है कोई त्योहार, एशियन पेंट्स की याद आती है। तुम कहते हो रंग लगाओ दीवारों पर, अगर घर में है कोई त्योहार। अगली पंक्ति में अमिताभ के दोनों बंगलों के नामों के साथ अगर कपिल जैन ने उचित व्यवहार किया है तो यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति का आशीष मुझ तक पहुंचना चाहिए। तुम कहते हो रंग लगाओ दीवारों पर, अगर घर में है कोई त्योहार। अरे तुम्हें हम कैसे बताए कि हमारे घर में सिर्फ प्रतीक्षा होती है, जलसा नहीं होता मेरे यार। सिर्फ प्रतीक्षा होती है, जलसा नहीं होता मेरे यार। अमिताभ तुम वाकई में जानते ना कि क्या है हमारी जरूरत, तो हम भी नहीं करते सब लिखने की जरूरत, पर ये जरूरत हमने की है क्योंकि जब जब कभी मुश्किलों ने इस देश पे कहर ढाया है तो दानदाताओं की सूचियों में तुम्हारा नाम कहीं नजर नहीं आया है। ना ही तुमने पिताजी की याद में कोई अस्पताल खोला है। अरे तुमने तो सिर्फ मधुशाला की पंक्तियों को महफिलों में बोला है। बहुत अच्छा। तुमने तो सिर्फ मधुशाला की पंक्तियों को महफिलों में बोला है। अमिताभ सुना है आजकल तुम कई बीमारियों से त्रस्त हो, उम्र के इस पड़ाव में भी बहुत ज्यादा व्यस्त हो। हम भी चाहते हैं तुम्हारी व्यस्तता बनी रहे, उपलब्धियों सम्मानों से जिंदगी सजी रहे, पर कभी तो वास्तविकताओं से कल्पना का आवरण हटा के देखो और दर्द को मिटाने का दावा करने वाले किसी के आंसू मिटा के देखो। बना के बता दो किसी बिखरी हुई जिंदगी को जीने के लायक, उस दिन हम भी तुझे शान से कहेंगे महानायक। वाह। और आखिरी 2 पंक्तियां, उस दिन हम भी तुझे शान से कहेंगे महानायक। अमिताभ हम जानते हैं आज तेरे पास बंगला है, गाड़ी है, हीरे है, मोती है, पर याद रख कफन में जेब नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।